Hello dear students, welcome to AC Plus digital platform of advanced engineering classes. SSC जेई, आरआरबी जेई और ऑल ओवर इंडिया हो रहे एई जेई एग्जाम्स के लिए हमने स्टार्ट किया आगाज सीरीज। आगाज सीरीज आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज है जिसमें हम टीसीएस पैटर्न को लेकर आपके माइंड में जो डर बैठा है उसको हटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने सीपीएम पर्ट सब्जेक्ट स्टार्ट किया, 2 क्लासेस सीपीएम पर्ट की हो चुकी हैं। आज सीपीएम पर्ट का थर्ड सेशन है। सीपीएम पर्ट की 2 क्लासेस हमने शुरू की, 0 से मैंने शुरू किया और मैं इसे एंड तक लेके जाऊंगा। आपको क्या करना है, आपको उठकर बैठिए सबसे पहले और अपनी पेन और कॉपी ले लीजिए। मैं जो जो एक्स्ट्रा चीजें बोलते जाऊंगा उसको नोट डाउन करना है आपके लिए। इससे आपके पास लास्ट तक जाते जाते एक कॉपी बन जाएगी जिससे आप रिवीजन करके एग्जाम में डायरेक्ट बैठ सकते हैं। चलिए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, 20 सवाल हम इसके कर चुके हैं। क्या बोल रहा है, द क्रिटिकल एक्टिविटी हैज। क्रिटिकल एक्टिविटी क्या होगा, उसमें नॉर्मल फ्लोट होगा, मैक्सिमम फ्लोट होगा, मिनिमम फ्लोट होगा, जीरो फ्लोट होगा, नन ऑफ दीज। सबसे पहली बात तो फ्लोट क्या होता है। फ्लोट फ्लोट ये क्या हुआ, फ्लोट फ्लोट का मतलब होता है डिले। कितना हम डिले कर सकते हैं किसी भी एक्टिविटी को ताकि ताकि हमारा जो कंप्लीशन टाइम है प्रोजेक्ट का वो अफेक्टेड ना हो, उसको बोलेंगे हम क्या, फ्लोट। फ्लोट का शुद्ध मतलब होता है डिले करना। क्लियर है। तो क्रिटिकल एक्टिविटी कौन सी, ऐसी एक्टिविटी जिसमें हम बिल्कुल भी डिले नहीं कर सकते। अगर इसमें और डिले कर दिया इस एक्टिविटी में तो पूरे प्रोजेक्ट का जो कंप्लीशन टाइम है वो अफेक्ट हो जाएगा, वो भी डिले हो जाएगा। तो उस एक्टिविटी को जिसमें टोटल फ्लोट की वैल्यू 0 है उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं क्रिटिकल एक्टिविटी। तो यहां तो आंसर हो जाएगा आपका 0 फ्लोट। क्लियर, ओके। ये आप पढ़ सकते हो किसके बारे में, मैंने फ्लोट के बारे में आपको लिखा दिया है। क्लियर, द एक्टिविटीज विथ 0 स्लैक ऑफ हेड इवेंट। ऐसे भी बोल सकते हैं, कैसे कि देखो एक ये इवेंट है, यहां से एक्टिविटी कोई शुरू हुई है, दूसरा ये इवेंट यहां पर एंड हुई। जहां से एक्टिविटी शुरू हुई उसको बोला मैंने ए, मतलब ये क्या है, टेल इवेंट। जहां पर इसका हेड एरो से क्या शो कर रहे हैं हम, एक्टिविटी को, ये खत्म हुई तो इसको क्या बोला मैंने, एंड हेड इवेंट। तो इसका स्लैक, स्लैक क्या, स्लैक और जो फ्लोट है ना वो दोनों एनालॉगस चीजें हैं, एक सी चीजें हैं। स्लैक डिफाइन है किसके लिए, इवेंट के डिले के लिए, और फ्लोट किसके लिए डिफाइन है, फ्लोट डिफाइन है एक्टिविटी के डिले के लिए। बस इतना फर्क है। तो क्या बोल रहा है, द एक्टिविटीज विथ 0 स्लैक ऑफ हेड इवेंट, इसका 0 स्लैक। क्लियर है। फॉर द एंड 0 स्लैक ऑफ टेल इवेंट, तो इसका स्लैक कितना, 0। द आर कॉल्ड एज क्रिटिकल एक्टिविटीज। ऐसी एक्टिविटी को भी क्रिटिकल एक्टिविटी बोल सकते हैं जिसका टेल इवेंट का स्लैक 0 और हेड इवेंट का स्लैक 0, ऐसा भी है। द एक्टिविटीज विद 0 फ्लोट आर कॉल्ड क्रिटिकल एक्टिविटीज। ऐसी एक्टिविटीज जिनका फ्लोट 0 उसको क्रिटिकल एक्टिविटी बोल सकते हैं। तो कैसे भी स्टेटमेंट देके आपको पूछ सकता है, ये आपको रीड करना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, Which of the following is not correct critical path method। सीपीएम के रिस्पेक्ट में हमें पढ़ना है और क्या पूछ रहा है, देखो ये पढ़ो, इंपॉर्टेंट। नॉट करेक्ट पूछ रहा है आपको सीपीएम के रिस्पेक्ट में, यूज्ड इन प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। चलो पढ़ो क्या, द पाथ विद द लॉन्गेस्ट टाइम सीक्वेंस द क्रिटिकल पाथ। तो क्रिटिकल पाथ हमेशा टाइम वाइज लॉन्गेस्ट होता है सर, ये हमें पता है, तो ये तो बात सही लिखी है। क्लियर। फॉर ईच एक्टिविटी अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम एंड लेटेस्ट स्टार्ट टाइम आर कंप्यूटेड। सारी एक्टिविटीज के लिए हम अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम एंड लेटेस्ट स्टार्ट टाइम क्या कंप्यूट करेंगे। साथ ही साथ क्या क्या कर सकते हैं हम, सर अर्लीस्ट फिनिश टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम भी हम सारी एक्टिविटी के लिए कंप्यूट कर सकते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही लिखी है। थर्ड क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ द क्रिटिकल पाथ डिटरमाइंस द मिनिमम टाइम इन विच द एंटायर प्रोजेक्ट कैन बी कंप्लीटेड। तो ये मिनिमम टाइम है, क्या क्रिटिकल पाथ के अलोंग जो बोलेगा कम से कम इतना टाइम तो लगेगा ही किसको, प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में। तो ये मिनिमम टाइम भी बता देता है। कम से टाइम वाइज लॉन्गेस्ट मतलब जिसमें सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है ये,
और कम से कम इतना टाइम, दूसरे लैंग्वेज में बोले तो क्या बोल सकते हैं, कम से कम इतना टाइम तो लगेगा ही, इससे कम टाइम में तो मतलब काम हो ही नहीं सकता, ये एक्टिविटी पूरी हो ही नहीं सकती। तो यही लिखा है क्या, द लेंथ ऑफ, ये स्टेटमेंट यहां पर तो चलो एक स्टेटमेंट है, बाकी ये सवाल भी बन जाता है, ये स्टेटमेंट अपनी कॉपी में भी लिख लेना, किसके लिए, किसके लिए, क्रिटिकल पाथ के लिए, ठीक है क्या। द लेंथ ऑफ द क्रिटिकल पाथ क्या बताता है, डिटरमाइंस मिनिमम टाइम इन विच द एंटायर प्रोजेक्ट कैन बी कंप्लीटेड, ये मिनिमम टाइम भी बताता है जिसमें एंटायर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है, इससे कम टाइम तो लग ही नहीं सकता प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में। डी क्या दे रहा है, द पाथ विद द शॉर्टेस्ट टाइम सीक्वेंस इज द क्रिटिकल पाथ, नहीं लॉन्गेस्ट टाइम सीक्वेंस, क्या शॉर्टेस्ट नहीं, क्या होना था, लॉन्गेस्ट टाइम सीक्वेंस, मतलब ये कम से कम ये समय बताता है कि इससे कम तो प्रोजेक्ट नहीं लेगा, लेकिन क्या ये लॉन्गेस्ट टाइम सीक्वेंस है, सबसे बड़ा पाथ ही क्या कहलाएगा सर, क्रिटिकल पाथ कहलाएगा। तो ये ऑप्शन नहीं, मतलब गलत है, तो नॉट करेक्ट पूछा था, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये वाला सी स्टेटमेंट कॉपी में लिखना, कंफ्यूजन हो जाता है, टाइम वाइज लॉन्गेस्ट है लेकिन मिनिमम टाइम भी दे रहा है, वही टाइम कौन सा, मिनिमम दे रहा है, जिससे कम में प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा। तो ये दोनों अलग अलग लगते हैं, पढ़ोगे बार बार तो समझ में आ जाएगा। तो क्लियर है, ओके। चलो, ये क्रिटिकल पाथ मेथड के बारे में मैंने आपको बता दिया, आप एक बार इसको रीड कर लेना, रीड कर लोगे एक जगह में सारी चीजें आपको दे देता हूं, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, क्रिटिकल पाथ मेथड इज गुड फॉर, किसके लिए गुड है, स्मॉल प्रोजेक्ट ओनली, लार्ज प्रोजेक्ट ओनली, दोनों के लिए, किसी के लिए नहीं। तो देखो क्रिटिकल पाथ मेथड क्यों यूज में आई, देखना मैं बता रहा हूं कि स्मॉल प्रोजेक्ट अगर आपके पास होता, फॉर एग्जांपल किसी कंपनी में एक छोटा सा प्रोजेक्ट चल रहा है, तो जो मैनेजर है वो स्मॉल प्रोजेक्ट में क्या करेगा, उसको पता चल जाएगा कि ये काम क्रिटिकल, यहां पर देखने से पता चल जाएगा, छोटा सा प्रोजेक्ट है तो उस एक्टिविटी में ज्यादा रिसोर्सेज लगा के जल्दी जल्दी काम वो करा देगा। तो उसको देखने से पता चल जा रहा है क्या कि ये क्या है, ये क्रिटिकल काम है कि ये नॉन क्रिटिकल काम है, तो उसको पता चल जाएगा देखने से। उसमें उसको क्रिटिकल पाथ मेथड की किसी की जरूरत नहीं पड़ी, वो ऑब्जर्वेशन से बता पा रहा था। लेकिन जब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है अपने पास, तो उधर नंबर ऑफ एक्टिविटीज हैं, बहुत सारे काम साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, क्लियर, नंबर ऑफ एक्टिविटीज हो रही हैं, वहां पर कई क्रिटिकल पाथ उसको मिल रहे हैं, बहुत सारे क्रिटिकल पाथ भी मिल रहे हैं। तो उनको एनालाइज करने के लिए एक मेथड की आवश्यकता पड़ी जिसका नाम है क्रिटिकल पाथ मेथड। तो सीपीएम मेथड किसमें यूज हुआ सर, सीपीएम मेथड यूज हुआ लॉन्गेस्ट प्रोजेक्ट के लिए, स्मॉलेस्ट प्रोजेक्ट तो ऑब्जर्वेशन बेसिस पर भी सॉल्व हो रहे थे। तो सीपीएम किसके लिए यूज हुआ, लॉन्गेस्ट के लिए यूज होता है सीपीएम, क्लियर, ओके। चलो बी इज करेक्ट आंसर। अभी देखो ये मैंने एक जगह आपको सारी चीजें क्या बता दी, फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स मैनेजर्स आर ऑफन एबल टू मेमोराइज एंड कोऑर्डिनेट ऑल ऑफ द वेरियस टास्क नेसेसिटी फॉर देयर कंप्लीशन, वो ऐसे ही ऑब्जर्व कर पा रहे थे। लेकिन जब लार्ज प्रोडक्ट्स की बात आई तो आपको एक मेथड की जरूरत पड़ी जिसका नाम है क्या, क्रिटिकल पाथ मेथड, यही मैंने आपको बता दिया, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, क्रिटिकल पाथ क्या होगा, critical path is always longest, is always shortest, may be longest, may be shortest। तो मैंने बताया critical path is time wise longest path, क्या है, टाइम वाइज लॉन्गेस्ट पाथ है, कौन सा, क्रिटिकल पाथ। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्रिटिकल पाथ से जितने भी सवाल बन सकते हैं, हर वैरायटी आपको करा रहा हूं, और कहीं नहीं भटकना है, आपको एक जगह सारा कंटेंट यहीं सीखने को मिलेगा। जो चीजें थ्योरी में आ सकती हैं तो मैं आपको क्या, मैं उसको एक्सप्लेनेशन के लिए थ्योरी भी नीचे दे देता हूं, ठीक है। तो आपको एक जगह सब कुछ लिखते जाना है, अगर नहीं आपकी कॉपी में या नोट्स में नहीं है तो एक जगह फिर से लिखते जाइए, क्रिटिकल पाथ से रिलेटेड सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, पॉइंट विच रिप्रेजेंट्स ईदर स्टार्टिंग और टर्मिनेशन ऑफ एक्टिविटी इज नोन एज, उसको क्या बोलोगे, तो मैंने अभी बताया था, एक ये पॉइंट है, क्लियर, यहां से एक्टिविटी क्या स्टार्ट हुई, एक्टिविटी का नाम है ए, और यहां पर ये एक्टिविटी क्या हुई, इस पॉइंट पर खत्म हो गई। तो इसको क्या बोला, इसको बोला सर, इसको बोला ए और इसको बोल दिया बी, क्लियर।
तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा? अब तो आप सिंपल हो गया ना, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? इवेंट बोलेंगे। जिस पॉइंट से एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है उसको बोल दिया क्या? टेल इवेंट। क्या बोल दिया? टेल इवेंट या इनिशियल इवेंट बोल सकते हैं। और जिस पर एंड हो रही है उसको क्या बोल दिया? हेड इवेंट बोल दिया। क्लियर है? चलो एक चीज और जान लो, इवेंट से रिलेटेड होता है स्लैक, ठीक है, और एक्टिविटी से रिलेटेड होता है फ्लोट। ये भी आपसे पूछा जाता है, तो आपको मैंने बता दिया। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। ये देखो क्या इवेंट क्या है? ईच एक्टिविटी इज प्लेस्ड विद इन 2 सर्कल्स और नोड्स। 2 सर्कल्स और नोड्स के बीच में एक एक्टिविटी होगी, ठीक है, नोन एज इवेंट। उन सर्कल्स या नोड्स को क्या बोला गया? इवेंट बोला गया। अ नोड जिसको इवेंट बोला जाता है, डिनोटेड बाय नोडल पॉइंट्स मार्क्स एज स्टार्ट एंड कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी। तो देखो यही आपको बताया, ये क्या लिखा है? TEI। इवेंट हमेशा क्या करेगा? हमेशा लिख लो, जब भी पढ़ोगे, कभी भी जब थ्योरी भी पढ़ोगे ना तो यूज आएगा। इवेंट हमेशा अकर करता है। क्या अकर करता है? इवेंट हमेशा क्या अकर करता है। क्लियर? और एक्टिविटी क्या होती है? एक्टिविटी हमेशा स्टार्ट और एंड होगी, स्टार्ट होगी और एंड होगी। क्लियर? एक्टिविटी शुरू होगी और खत्म होगी। लेकिन इवेंट को क्या बोलोगे? इवेंट अकर कर रहा है, मतलब अर्ली। TEI का मतलब क्या? अर्लीस्ट अकरेंस ऑफ इवेंट। ठीक है, ये इवेंट का अर्लीस्ट अकरेंस है। TLI मतलब आई क्या बता रहा है? आई बता रहा है, ये आप दिख रहा है कि नहीं? मैं बता दे रहा हूं, ये लिखा है TEI। तो ये आई क्या बता रहा है? आई बता रहा है इनिशियल इवेंट है, टेल इवेंट। ये क्या लिखा है? जे TE, ये लिखा है TLJ। रुको इसको ऐसे लिख दे रहा हूं मैं, ये लिखा है TLJ। क्या लिखा है? TLJ। क्या बता रहा है? जे बता रहा है हेड इवेंट को, जे रिप्रेजेंट कर रहा है हेड इवेंट को, एल बता रहा है लेटेस्ट अकरेंस, लेट से लेट ये अकर कर रहा है ये इवेंट, तो ये TLJ। सिमिलरली ये क्या लिखा है? TEJ। जे क्या बता रहा है? हेड इवेंट। और ई क्या बता रहा है? अर्लीस्ट अकरेंस ऑफ हेड इवेंट। ये क्या लिखा है? TLI। आई क्या बता रहा है? ये पूछते हैं आपसे, नोमेनक्लेचर पूछ लेगा, छोटे छोटे एग्जाम से में यही पूछ सकते हैं। तो TLI, आई बता रहा है सर, आई बता रहा है क्या? टेल इवेंट। एल बता रहा है लेटेस्ट अकरेंस ऑफ टेल इवेंट। क्लियर बात? ठीक है। एक्टिविटी, एन एक्टिविटी इज एन एक्चुअल वर्क टू बी डन इन अ प्रोजेक्ट। इट इंडिकेट्स टाइम एंड रिसोर्सेस बाय एरोस। टाइम और रिसोर्सेस एरो के ऊपर बता के हम एक्टिविटी में शो कर सकते हैं। नेटवर्क क्या है? द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्टिविटीज इज कॉल्ड नेटवर्क। जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एक्टिविटी का उसको क्या बोलोगे? नेटवर्क बोलोगे। दिस डील्स विथ इवेंट्स एंड एक्टिविटीज एंड कंसिडर्स बोथ कॉस्ट एंड टाइम। इसमें कॉस्ट एंड टाइम दोनों होते हैं। तो ये आपसे पूछा जाता है, थ्योरी छोटी छोटी, एक जगह सारी चीजें देख लेना। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है? द पाथ विच मूव्स अलोंग द एक्टिविटीज हैविंग टोटल फ्लोट 0। देखो अच्छा टर्म आया, नया टर्म आया। क्या बोला उन्होंने? फ्लोट, टोटल फ्लोट। किसकी बात कर रहे हैं? टोटल फ्लोट 0 इन द नेटवर्क डायग्राम इज कॉल्ड। ऐसा पाथ जिसमें टोटल फ्लोट 0। फ्लोट का मतलब मैंने क्या बताया था सर? आपने बताया था फ्लोट होता है डिले। फ्लोट क्या होता है? डिले। कितना आप डिले कर सकते हो किसी भी एक्टिविटी में, उसको बोला फ्लोट। वो बोल रहा है टोटल फ्लोट 0 है अगर किसी एक्टिविटी का, तो उस एक्टिविटी को क्या बोलेंगे? अभी मैंने पीछे बताया, आप उसमें डिले कर ही नहीं सकते, ऐसी एक्टिविटी को क्रिटिकल एक्टिविटी बोलते हैं। और उस पाथ को जिसमें क्रिटिकल एक्टिविटी है उस पाथ को बोला जाता है क्रिटिकल पाथ। तो क्रिटिकल पाथ में टोटल फ्लोट की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। अब जानो, एक टर्म आया है फ्लोट, सारा जान लो इसी में फ्लोट क्या होता है। एक मिनट, ये क्या, एक मिनट, चलो इधर नहीं दिया, मैं बता दे रहा हूं आपको। देखो फ्लोट, फ्लोट 4 प्रकार के आपको पढ़ने हैं। पहला क्या? पहला आप पढ़ोगे टोटल फ्लोट। क्या पढ़ोगे? टोटल फ्लोट। क्लियर है? चलो यहीं जान लो आप सारा कुछ, कभी कंफ्यूजन ही नहीं होगा। रुको इसको भी खत्म कर दे रहा हूं मैं। देखो टोटल फ्लोट क्या, नाम से समझ में आ रहा है क्या? टोटल मतलब पूरा फ्लोट, मतलब जब एक्टिविटी, कोई भी एक एक्टिविटी अर्ली से अर्ली स्टार्ट हो जाए। कैसे समझो इसको? ऐसे समझो। देखो ये मैं एक बना रहा हूं फॉर एग्जांपल इवेंट, एक ये बनाया मैंने इवेंट। क्लियर? ठीक है, ये इवेंट बनाया, ये मैंने इसके पीछे बना दी एक्टिविटी। क्लियर? ठीक है, समझ लेना, यहीं पर सारे फ्लोट समझ के जाओ। ये क्या है?
ये है अर्लीस्ट, TEI मतलब अर्लीस्ट अकरेंस ऑफ टेल इवेंट। ये क्या है, इधर मैं लिख दे रहा हूं, क्या इधर मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, ऐसे होता नहीं है। ये क्या लिख रहा हूं मैं, TLI लेटेस्ट अकरेंस ऑफ टेल इवेंट। इधर क्या है देखो, इधर क्या है, इसको क्या बोल रहे हो आप, TEJ अर्लीस्ट अकरेंस ऑफ हेड इवेंट। इसको क्या बोल दे रहे हो, TLJ मतलब लेटेस्ट अकरेंस ऑफ हेड इवेंट। क्लियर, ओके। इसको और क्या बोल सकते हो, अगर एक्टिविटी के टर्म में मैं बोलूं, एक्टिविटी के टर्म में मैं बोलूं, क्या लिख सकते हो, देखना इसको क्या लिख सकते हो, अर्लीस्ट सॉरी अर्लीस्ट नहीं, ये होगा, इसको क्या लिख सकते हो, अर्लीस्ट स्टार्ट ऑफ एन एक्टिविटी। इधर क्या लिख सकते हो, लेटेस्ट स्टार्ट ऑफ एन एक्टिविटी, LST लेटेस्ट स्टार्ट ऑफ, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। इसको क्या लिख सकते हो, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, और इसको लिख सकते हो लेटेस्ट फिनिश टाइम। लेट से लेट कब फिनिश होगा, जब जो उसका जो हेड इवेंट है, जब लेट से लेट अकर होगा तभी तो वो एक्टिविटी लेट से लेट फिनिश होगी। तो ऐसे आप समझ सकते हो, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एन एक्टिविटी, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एन एक्टिविटी, अर्लीस्ट फिनिश टाइम ऑफ एन एक्टिविटी, लेटेस्ट फिनिश टाइम ऑफ एन एक्टिविटी। क्लियर है। अब मैं बोल रहा हूं टोटल फ्लोट की बात करते हैं अपन। तो टोटल फ्लोट क्या होगा, फ्री टाइम। फ्री टाइम सबसे बड़ा फ्री टाइम, सबसे ज्यादा फ्री डिले कब कर सकते हो आप, सर जब जल्दी से जल्दी एक्टिविटी स्टार्ट कर दें, जल्दी से जल्दी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाए और लेट से लेट फिनिश करना हमारे हाथ में है, तो बीच में क्या करेंगे सर, हम बिल्कुल फ्री होते जाएंगे। क्लियर। और ये क्या है, ये है TIJ। TIJ बोले तो क्या, ये वो टाइम ड्यूरेशन है जो एक्टिविटी को एक्चुअल होने में लग रहा है, एक्चुअल होने में लग रहा है। तो आप लेट से लेट क्या कर सकते हो, फिनिश। तो मैं बोल रहा हूं, आपने बताया टोटल फ्लोट, क्या बोला आपने, मैं बोल रहा हूं आप बताओ टोटल फ्लोट के बारे में। तो टोटल फ्लोट क्या हो सकता है, टोटल फ्लोट लेट से लेट LFT माइनस माइनस EST इतना टाइम टोटल टाइम है, इतना तो लेकिन TIJ तो लग ही जाएगा एक्टिविटी करने में, तो जो भी बचेगा टाइम वो टोटल डिले है, टोटल फ्लोट है, इतना तो मैं यूज कर सकता हूं। क्लियर, बात समझ में आती है। ये पूरा टाइम था, ये पूरा टाइम था हमारे पास, उसमें से ये तो टाइम एक्चुअल लगेगा ही, क्यों, क्योंकि एक्टिविटी में लग रहा है। इसके अलावा जो भी टाइम है वो क्या है, टोटल फ्लोट। टोटल फ्लोट मतलब टोटल डिले। बात समझ में आती है। अब इससे रिलेटेड एक पॉइंट और जानो, टोटल फ्लोट में, टोटल फ्लोट जो प्रीसीडिंग एक्टिविटी है, मतलब इसके पहले जो एक्टिविटी हो रही थी, मान के चलो 2 नंबर की, और ये जो सक्सीडिंग एक्टिविटी है, मान के चलो 3 नंबर की जो एक्टिविटी हो रही थी इसके पहले, उसमें ये एक्टिविटी मान लो 2 नंबर की है, तो ये बोल लो 1 नंबर की। क्लियर, ऐसे और अच्छे समझ में आएगा। तो टोटल फ्लोट इसको क्या बोलेंगे, पीछे जो हो रही है प्रीसीडिंग एक्टिविटी, आगे जो हो रही है सक्सीडिंग एक्टिविटी, दोनों एक्टिविटीज को टोटल फ्लोट क्या करता है, अफेक्ट करता है। किस किस को, प्रीसीडिंग को भी सक्सीडिंग को भी। याद रहेगा। क्लियर, ठीक है, ये याद रहेगा। अब दूसरा फ्लोट क्या आया, दूसरा फ्लोट आया आपके पास, क्या मैं यहां लिख रहा हूं दूसरा फ्लोट, दूसरा फ्लोट आपको यहां लिख रहा हूं, क्या ये होता है फ्री फ्लोट। क्या होता है, फ्री फ्लोट। क्लियर, यहीं समझ लो सारा कुछ और सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे। सवाल तो छोड़ो, हो गया। फ्री फ्लोट क्या होता है, फ्री फ्लोट मतलब ऐसा फ्लोट टोटल फ्लोट का वो हिस्सा जो सिर्फ प्रीसीडिंग एक्टिविटी को अफेक्ट करे लेकिन सक्सीडिंग एक्टिविटी अफेक्ट ना हो, ऐसे फ्लोट को बोलते हैं फ्री फ्लोट। टोटल फ्लोट का ऐसा हिस्सा जो प्रीसीडिंग एक्टिविटी को अफेक्ट कर रहा है और सक्सीडिंग एक्टिविटी को अफेक्ट नहीं कर रहा। और जो फ्री फ्लोट है उसका एक कॉन्सेप्ट है, ये हमेशा अर्लीस्ट टाइम पर बिलीव करता है। तो हमेशा क्या हो जाएगा, तो फ्री फ्लोट क्या हो जाएगा, EFT। अगर देखो फ्री फ्लोट क्या है, किसको अफेक्ट कर रहा है, इसको प्रीसीडिंग को अफेक्ट कर रहा है, तो अर्ली तो स्टार्ट हो गया लेकिन अर्ली फिनिश होना चाहिए, वो है टोटल फ्लोट। तो कैसे, वो है फ्री फ्लोट। कैसे लिख सकते हो, EFT माइनस EST और माइनस TIJ तो जाएगा, इतना टाइम तो भाई एक्टिविटी को होने में लगेगा ही। तो क्या है, EFT और EST के बीच का, ये देखो EFT और EST के बीच का जो टाइम है उसमें से TIJ माइनस कर दिया, तो आपका आ गया ना फ्री फ्लोट आ गया। हाँ सर, फ्री फ्लोट आ गया। क्लियर, ठीक है। इधर मैं लिख रहा हूं, अभी देखो एक ही पेज पे सब कुछ हो जाए इसलिए मैं थोड़ा होच पोच होगा, कोई बात नहीं।
यहां मैं तीसरा क्या लिख रहा हूं, तीसरा आपके पास लिख रहा हूं इंडिपेंडेंट फ्लूट। कौन सा? इंडिपेंडेंट फ्लूट। इंडिपेंडेंट फ्लूट बोले तो क्या, देखो डायग्राम सब समझ में आ जाएगा। नाम में लिखा है ये इंडिपेंडेंट है, ना तो ये प्रीसीडिंग एक्टिविटी को अफेक्ट कर रहा है। ऐसा फ्लूट, ऐसे समझ लो, ऐसा डिले, इतना हम डिले करें कि ना प्रीसीडिंग एक्टिविटी अफेक्ट हो ना ही सक्सीडिंग एक्टिविटी अफेक्ट हो, तो ऐसे फ्लूट को बोलते हैं क्या, हम इंडिपेंडेंट फ्लूट बोलते हैं। इसको बोला इंडिपेंडेंट फ्लूट, तो क्या बोल सकते हो सर, इसको भी अफेक्ट नहीं करना, इसको भी अफेक्ट नहीं करना, तो EFT माइनस LST लिख दूं क्या? हाँ सर लिख दो, बिल्कुल। EFT क्या लिख सकते हो इसको सर? इसको लिख सकता हूं EFT माइनस LST होल माइनस क्या TIJ, तो चल ही रहा है क्योंकि इतना टाइम तो एक्टिविटी होने में लगेगा ही। तो क्लियर बात, आपको तीनों फ्लूट समझ में आ गए। एक फ्लूट और कैसा फ्लूट होगा? एक फ्लूट और मैं आपको बताता हूं, फोर्थ नंबर क्या, इंटरफियरिंग, क्या इंटरफियरिंग फ्लूट। इंटरफियरिंग फ्लूट, इसको क्या बोलते हैं सर? इंटरफियरिंग फ्लूट। ये क्या है सर? ये IFT ऐसे लिखो, रुको दूसरे कलर से लिख दे रहा हूं, होच पोच ना हो थोड़ा सा, जैसे होच पोच तो हो ही गई है लेकिन आप लोग समझ पा रहे होंगे, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं। IFT क्या, ये है हेड इवेंट का स्लैक है। हेड इवेंट स्लैक मतलब SJ, इसका हेड इवेंट का स्लैक क्या कहलाएगा? SJ कहलाएगा। इसके स्लैक को क्या बोलते हैं हम? इसके स्लैक को इंटरफियरिंग फ्लूट बोलते हैं। तो चारों फ्लूट मैंने क्लियर करा दिए। अब जो पूछा जाता है एक जगह लिख लो, क्या फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहा हूं कैसे। आपने लिखा क्या, टोटल फ्लूट, याद करा दे रहा हूं, इधर ही देखो, फ्री फ्लोट, फिर लिखा आपने इंडिपेंडेंट फ्लोट, और फिर लिखा क्या आपने, इंटरफियरिंग फ्लोट। क्लियर है? ठीक है। इंटरफियरिंग फ्लोट को अभी थोड़ा रहने देते हैं, तीनों को याद करते हैं। देखो कैसे याद करना है, सब इधर लिख दो टी। क्लियर? टी, इनके फॉर्मूले पूछे जाते हैं इसलिए लिखा रहा हूं टी। इधर लिख दो TIJ। क्लियर है? तीनों में लिख दिया TIJ तो सब में माइनस हो ही रहा था, तो माइनस, यहां भी माइनस था, माइनस। अब देखो कैसे याद करना है, ली, क्या लिखोगे? ली, LE और E, ली। इधर क्या, ईल, उल्टा लिख दो, ईल, इधर लिखा ली, इधर लिखो ईल, ई और एल, ईल। क्लियर है? क्लियर। अब हेड में से, आगे वाले में से ही तो पीछे वाला माइनस होगा, तो क्या लिख दिया, जे, इधर लिख दो जे, इधर लिख दो जे, इधर लिख दो आई, इधर लिख दो आई, और इधर लिख दो आई। कैसे याद रहेगा? ली और उनको उल्टा कर दिया, ईल, जे में से आई माइनस, और TIJ तो माइनस है। तो ये सारे फॉर्मूले पूछे जाते हैं टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट के। एक और फॉर्मूला, फ्री फ्लोट का क्या फॉर्मूला होता है सर? फ्री फ्लोट होता है टोटल फ्लोट माइनस हेड इवेंट स्लैक। जे क्या बताता है? हेड इवेंट को, और एस बताता है स्लैक को। क्लियर? इंडिपेंडेंट फ्लोट क्या होता है? इंडिपेंडेंट फ्लोट होता है फ्री फ्लोट माइनस टेल इवेंट, SI, टेल इवेंट स्लैक। ये आपको सारे फॉर्मूले बता दिए। अब एक फॉर्मूला जो सुपेयर टाइप है वो बच रहा है लास्ट में, देखो उसको, कौन सा है? इंटरफियरिंग फ्लूट। इसको क्या बोला मैंने सर? इसको आपने बोला कि हेड इवेंट स्लैक है। हेड इवेंट स्लैक क्या हो जाएगा? हेड इवेंट स्लैक देखो ये हो जाएगा क्या, TLJ, इन दोनों के बीच का जो टाइम है, ये क्या है? लेटेस्ट अकरेंस ऑफ इवेंट। ये क्या है? अर्लीस्ट अकरेंस ऑफ हेड इवेंट। ये जो इन दोनों के बीच का जो डिले टाइम है उसको ही तो स्लैक बोलेंगे, तो ये हेड इवेंट है। ये कौन सा इवेंट है? हेड इवेंट है। इसकी स्लैक को बोल रहे हैं इंटरफेरेंस फ्लूट, तो इसको क्या बोल देंगे? SJ। ये SJ हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस। हाँ सर ये हो जाएगा, तो TLJ माइनस TEJ, ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपके पास इंटरफियरिंग फ्लूट। क्लियर है? क्लियर बात? ओके, इतनी बात समझ में? वाह, ये याद कर लेना है आपको, ये याद कर लो बिल्कुल। ये पूछा जाता है कई बार, कई एग्जाम में अलग अलग तरीके से। अब आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराने की जरूरत है क्या? एक जगह सबको फ्लोट का कॉन्सेप्ट खत्म, अब क्वेश्चन आएंगे आप उड़ा दोगे। चलो नेक्स्ट क्या पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है? हु हैज इन्वेंटेड द स्वॉट एनालिसिस। ये रीसेंट सवाल पूछा गया है, रीसेंट सवाल है। स्वॉट एनालिसिस का क्या होता है? तो एस बोले तो स्ट्रेंथ, एस क्या होता है? स्ट्रेंथ, एस होता है स्ट्रेंथ, ठीक है। डब्ल्यू होता है वीकनेस,
ओ क्या होता है, अपॉर्चुनिटीज क्या है उस प्रोजेक्ट में, अपॉर्चुनिटीज क्या है ये बताता है। और टी क्या बोलता है, टी बोलता है थ्रेट्स, क्या बोलता है, टी थ्रेट्स बोलता है। तो स्वॉट एनालिसिस किसने दी है, स्टैटिक सवाल है, अल्बर्ट एस हमफ्री, अल्बर्ट एस हमफ्री ने क्या दिया है, स्वॉट एनालिसिस दी है। ठीक है, एक एनालिसिस और बताई, SOFT सॉफ्ट, इधर क्या एफ क्या हो जाएगा, एफ इज फेलर, एफ इज व्हाट, फेलर। क्लियर है, ये सॉफ्ट एनालिसिस पूछ लिया तो ये ट्रिक लगाना है, इसका क्या, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके चलो आगे बढ़ो। ये सब कुछ मैंने एक जगह आपको लिख के दे दी है। उधर एस फॉर सेटिस्फैक्शन, अपॉर्चुनिटीज, फॉल्ट्स एंड थ्रेट्स, ये फेलर नहीं कुछ भी, रुको रुको, फेलर नहीं ये फॉल्ट है। क्लियर, एफ फॉल्ट है, एस क्या है, सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन, और एफ ओ तो है आपका वही अपॉर्चुनिटीज, और टी क्या है, थ्रेट्स है। क्लियर है, एस और एफ चेंज हुआ है, ये बन जाएगा आपसे। अब देखो क्या बोल रहा है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रैशिंग इन सीपीएम, क्रैशिंग, क्रैशिंग एक नया शब्द आया। तो जब भी हम सीपीएम पढ़ते हैं तो उसको क्या, उसमें एक टर्म, एक प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं क्रैशिंग। क्रैशिंग को क्या मतलब, शब्द से क्या समझ पा रहे हो, कम कर देना, तोड़ देना, उस चीज को तोड़ देना ही तो क्रैशिंग होगी, फील कर पा रहे हो। तो क्या कम कर देंगे हम, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें इतना ज्यादा टाइम लग रहा है ताकि हमारा पूरा प्रोजेक्ट डिले हो जा रहा है, तो उस एक्टिविटी के टाइम को हम क्या तोड़ देंगे, कम कर देंगे। कैसे कम कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा पैसा लगा दो, ज्यादा से ज्यादा रिसोर्स लगा दो। जहां एक जेसीबी से खुदाई चल रही है, ये खुदाई क्या है, एक एक्टिविटी है, उसको 2 जेसीबी लगा के हम जल्दी से कर सकते हैं। तो इस टाइम को क्या कर दिया, क्रैश कर दिया, कम कर दिया, तो इसको क्या बोलेंगे, क्रैशिंग एक्टिविटी। ये क्या बोल रहा है, किस लिए क्या कम कर रहा हो, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है क्रैशिंग का, टू डिक्रीज कॉस्ट। नहीं, कॉस्ट कहां से डिक्रीज हो रही है भाई, कॉस्ट तो इंक्रीज हो जाती है, कॉस्ट तो इंक्रीज हो जाती है ना, ऑप्टिमम कॉस्ट चाहिए हमें, लेकिन टू इंक्रीज कॉस्ट नहीं सर, इंक्रीज नहीं होती कॉस्ट, इंक्रीज करना हमारा मोटिव नहीं है, टू डिक्रीज प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। यस, यही तो हमारा मोटिव था कि डिले जो हो रहा था उसमें जो टाइम था उसको कम कर दें, उसको कम कर दें। तो ये क्या है, डिक्रीज द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन सही होगा, टू ऑप्टिमाइज द पाथ गलत। आपका क्रैशिंग का ऑब्जेक्टिव है टाइम को डिक्रीज कर देना, जो आपको टाइम लग रहा है। क्लियर, तो ये है प्रोजेक्ट क्रैशिंग, इसको आपको एक बार रीड कर लेना है, ये आपको एक बार रीड करके जरूर जाना है। क्लियर, ठीक है आगे बढ़ो। ये है देखो मिनिमम कॉस्ट, ये है आपकी क्या, डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट क्या, धीरे 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 डिक्रीज, जैसे जैसे काम होता जाएगा वैसे वैसे डायरेक्ट कॉस्ट क्या डिक्रीज होती जाएगी टाइम के रिस्पेक्ट में। लेकिन टाइम ज्यादा लग रहा है तो इनडायरेक्ट कॉस्ट ज्यादा। इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी, जैसे कि आपने चौकीदार बिठा के रखा है तो जितने ज्यादा समय उतना ज्यादा उसकी पेमेंट बढ़ती जाएगी। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट तो इन दोनों का बीच का एक ये आया टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का ग्राफ। और ये जो मिनिमम जो टाइम पर मिल जाएगा आपको, ऑप्टिमम कॉस्ट पे जो मिल जाएगा उस टाइम को बोलेंगे क्रैश्ड टाइम। क्लियर है ये बात, तो इसको क्रैशिंग का ये डायग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, अर्लियर फिनिश टाइम कैन बी रिगार्डेड एज। अब बताओ अर्लीस्ट फिनिश टाइम कैसे निकाल सकते हो, मैंने आपको बताया था, आप EFT अर्लीस्ट फिनिश टाइम कैसे निकाल सकते हो। ये क्या है, अर्लीस्ट फिनिश टाइम ऑफ एन एक्टिविटी, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम प्लस TIJ कर दो तो आपका आ सकता है क्या, देखो 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 यहां मैंने आपको जहां बना के बताया है, देखो इधर अर्लीस्ट फिनिश टाइम पूछ रहा है, अर्लीस्ट फिनिश टाइम पूछ रहा है। तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम में आप क्या कर दो, आप TIJ एक्टिविटी के होने को ऐड कर दो। ये तो स्लैक बता रहा है, स्लैक से हमें क्या करना, ये डिस्टेंस तो हमें क्या बता रहा है स्लैक, इससे हमें क्या करना, कौन सा स्लैक बता रहा है, इनिशियल इवेंट का स्लैक, इससे हमें कोई मतलब नहीं। जब हम एक्टिविटी की बात कर रहे हैं सिर्फ एक्टिविटी पर ध्यान देंगे। अर्ली स्टार्ट टाइम में हम क्या TIJ जोड़ दे तो EFT तक पहुंच जाएंगे, हाँ सर पहुंच जाएंगे, अभी आपने हमें बताया। तो रुको कौन सा सवाल है, कौन सा सवाल है, ऊपर चलता हूं मैं, ये देखो ये वाला। तो क्या बोल रहा है कि अर्लीस्ट EFT बराबर EST प्लस TIJ। तो देखो अर्लीस्ट फिनिश टाइम EFT कैसे लिख सकते हो आप, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम माइनस एक्टिविटी गलत, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम प्लस एक्टिविटी यस बिल्कुल सही बात है, दूसरे में मिल गया। और अगर बोलता कि LFT लिख दो तो आप LFT को LST प्लस TIJ लिखते और बात यहां पर गलत हो जाती। इसको ऐसे नहीं लिखते, कभी नहीं ऐसे लिखते। क्लियर, इसको कैसे लिखा जाएगा, हमेशा रूल क्या है, LST लेटेस्ट स्टार्ट टाइम हमेशा लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस TIJ
ऐसा रिलेशन बनेगा, ना कि जो मैंने ऊपर लिखा है। याद रखना, याद रखना अगर ऐसे पूछे तो। क्लियर? ये तो सही बात है, ये तो सही बात है, ये बात सही है और ये बात सही है, ये बात बिल्कुल गलत है। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आ गई बात? क्लियर? तो ये अभी तो ये पूछ लिया सवाल, ये पूछता तो ऐसे लगाना है, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम बराबर LFT माइनस TIJ। ओके, क्लियर। चलो ये आपके वाली है, मैंने अर्ली स्टार्ट टाइम अर्ली फिनिश टाइम मैं तो सारा एक्सप्लेन कर दिया, पढ़ना हो पढ़ लेना आप। क्लियर? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन द मीन वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज द सोल पैरामीटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। एक ये सवाल है, ये सवाल मैकेनिकल में पढ़ते हैं जनरली, लेकिन क्या ये सब इंजीनियर में पूछ लिया गया था, व्यापम में ये सवाल पूछा गया था। क्लियर? तो मैंने यहां पर आपको बता दिया, सिविल में ये पूछा गया है, तो आपको यहां तो याद रखना है क्या, सोल पैरामीटर क्या है। सोल मतलब एकमात्र, एकमात्र पैरामीटर। किसका बता रहा हूं मेरे को, एकमात्र। सोल का मतलब क्या होता है, एकमात्र पैरामीटर। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, किस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, ये टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिए हैं, इनमें से किस में द मीन वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, जो मीन वैल्यू है वो एकमात्र पैरामीटर है डिस्ट्रीब्यूशन का। तो इसमें पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन वैल्यू सिर्फ एकमात्र पैरामीटर रहता है, किसका, डिस्ट्रीब्यूशन का। क्यों? इसमें सर या तो क्या बताते हैं, सक्सेस या तो फेलियर बताते हैं, बीच का कोई काम नहीं इस डिस्ट्रीब्यूशन में। तो डेफिनेट आइटम्स हमें मिल जाते हैं, या तो सक्सेस मिलेगी या फिर हमें क्या मिलेगा, फेलियर। तो एकमात्र पैरामीटर है मीन वैल्यू किसमें, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में। आपको कंफ्यूजन ना हो तो मैंने सब कुछ आपको लिख के दे दिया, एक रीडिंग मार लेना, एक सवाल बन चुका है, आगे कोई सवाल ना बन जाए तो बस रीडिंग मारना है, इसकी आपको इसकी थीसिस पे नहीं जाना, बस रीडिंग मार लेना, एक दो बार पढ़ोगे चीजें बैठ जाएंगी, अगर इससे रिलेटेड सवाल आ जाएगा तो टिक लगा के निकल जाओगे। ये और भी डिस्ट्रीब्यूशंस मैंने आपको सारे एक जगह दे दिए। क्लियर है? ये तो हम बचपन से पढ़े हैं, बायनोमियल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वो बेल साइब शेप बनता है, ये सवाल आता है ना, इसमें लिखा भी होगा, हाँ बेल कर्व इसमें बनता है, इसको गॉसियन, ये भी सवाल पूछा गया है क्या, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। इसको पढ़ लेना, बहुत एनालिसिस करके दिया है आपको। क्लियर है? ये तो होता है सवाल यहां पर खत्म, ये सेशन भी होता है खत्म। 3 सेशन CPM पढ़ के करीब करीब 30 क्वेश्चन हमने कर लिए। नेक्स्ट और आगे के सवाल करेंगे, पर्ट से रिलेटेड, नेटवर्क से रिलेटेड सवाल मैं लेकर आपके पास आऊंगा। अभी आपको क्या करना है, ये फिर से देख के एक बार रिवाइज कर लेना, कई चीजें नई हो सकती हैं, एक दो बार पढ़ोगे समझ में आएगा। रिवीजन कर रहे होगे ये मैं मान के चल रहा हूं, अदरवाइज आपका कुछ नहीं होना, डब्बा गोल बाबा बनते देर नहीं लगेगी। क्लियर बात? रिवीजन करके नेक्स्ट सेशन में आना। ओके, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। अब देखो, ऐसे स्टूडेंट जो कहते हैं कि सर अभी हम फ्रेशर हैं, अभी अभी पढ़ाई करना शुरू किया है, तो आप हमें गाइडेंस दीजिए हम कैसे पढ़ें। तो मैं उनको बोलूंगा कि आप अभी सिविल इंजीनियरिंग पर फोकस करो। सिविल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए आपके लिए मैंने क्या किया, विजय बैच हमने लॉन्च किया, जिसमें सारी सिविल इंजीनियरिंग का कंटेंट आपको मिल जाएगा, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज अरेंज करके। फिर अगर आप SSC JEE की तैयारी करना चाहते हो, जो कि 2024 4-5-6 जून में होने वाली है, इसके लिए अगर आप टारगेट कर रहे हो तो बैच वन आपके लिए लॉन्च कर दिया गया है। AEC प्लस एप्लीकेशन पर टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब कुछ इसमें आपको पढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद MPPSC AE के लिए क्या प्रहार बैच लॉन्च है, इसमें MP GK और MP से रिलेटेड जो भी टेक्निकल है सब कुछ आपको मिल जाएगा। RRB JEE 2024 की जो वैकेंसीज आ सकती है, अगर आप नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हो तो मत करो, अभी से आप पढ़ाई करो, नोटिफिकेशन जब आएगा तो बहुत कम समय मिलेगा, आप सिलेबस कवर नहीं कर पाओगे। तो तेजस बैचेस के लिए आपके लिए हमने लॉन्च किया है, आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। फिर देखो हमने क्या, नॉन टेक महापैक मतलब GK GS रीजनिंग में सब कुछ एक जगह दे दिया। यही तो दिक्कत होती है नॉन टेक इंजीनियर्स के लिए, एक जगह मिल गया, एक बार अच्छे से तसल्ली से पढ़ लो, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो, कैसे नहीं क्वेश्चंस बनते पूरा क्लियर हो जाएगा। अब देखो दूसरे टाइप के स्टूडेंट जो क्या कहते हैं कि सर हमने पढ़ रखा है लेकिन PYQ लगा लिए हैं और अब हम कहां से क्वेश्चंस लगाएं, क्वेश्चंस कैसे करें। तो उनके लिए भी हमने क्या किया, क्वेश्चंस की समस्या दूर करने के लिए आपको अभ्यास करने के लिए अभ्यास बैच लॉन्च किया। जेई वालों के लिए क्या अभ्यास बैच है, जिसमें 5000 प्लस टेक्निकल नॉन टेक्निकल सवाल हैं। AE JEE दोनों के लिए 8000 प्लस टेक्निकल नॉन टेक्निकल सवाल हैं। इसकी खासियत क्या है, इसमें TCS क्वेश्चंस के जो स्टेटमेंट वाइज, सर्सन रीजनिंग वाइज, वो सवाल जो ऑल ओवर इंडिया हो रहे थे उनको क्लब करके, हमने पूरा तो इसमें नहीं बता सकते, उनको क्लब करके एक सीरीज बनाई है। क्लियर है? उसके बाद
ये सीरीज जो अभी करा रहे पूरा नहीं करा सकते, लेकिन इनमें पूरे सीरीज पूरा कवर करके एक सीरीज बना दी है। क्लियर। उसके बाद क्या, उसके बाद हमने इसमें गेट ईएससी के वो छोटे छोटे सवाल जो इस लेवल में आ सकते हैं उनको लेकर एक सीरीज बनाई जिसका नाम है अभ्यास, और अभ्यास प्लस। अभ्यास प्लस किसके लिए, एजेई के लिए। ये ज्वाइन करोगे बहुत फायदा मिलेगा। अब देखो ऐसे स्टूडेंट जो कहते हैं सर कंटेंट पढ़ लिया है, क्वेश्चन भी लगा लेते हैं, लेकिन कंटेंट कैसे माइंड में रहे, रिवीजन करा दो। स्पून फीडिंग तो चली रही है, इतना और करा दो सर। तो देखो फास्ट ट्रैक बैच आपके लिए लॉन्च किया। फास्ट ट्रैक बैच में क्या, इसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। इसमें आपको बहुत कम समय में टेक्निकल नॉन टेक्निकल सारा सब्जेक्ट आपको थॉरली रिवाइज करा दिया जाएगा। कॉन्सेप्ट एक भी कट नहीं किया। समय बचाने के लिए बस प्रिंटेड नोट्स आपको दिए गए हैं, जिससे क्या आपका समय बचे और बहुत जल्दी से पूरा कंटेंट रिवाइज हो जाए। अभी देखो अगर कोई एक सब्जेक्ट को सब्सक्राइब करना चाहता है, कोई कहे कि सर मुझे सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ना है, एक क्योंकि उस वही मेरा वीक है, तो आप उसको पढ़ा दीजिए। तो मैं बोलता हूं एक सब्जेक्ट भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। एईसी स्टूडेंट के लिए ही सोचता है। कोई भी जैसे सोम वीक है उसको कुछ अमाउंट में आप सब्सक्राइब करो, उसके बाद उसको पढ़ के आप पक्का कर लो, अपनी कंप्लीट स्टडी कर लो। क्लियर है, कंप्लीट कर लो प्रिपरेशन। ये सब कहाँ मिलेगा, तो गूगल प्ले स्टोर पर एईसी प्लस एप्लीकेशन, एईसी कौन सी, एईसी एप्लीकेशन पर जाओ और वहां पर गूगल प्ले स्टोर पर इसको डाउनलोड करो। वहां कॉन्टेक्ट नंबर भी रहेगा। फुली सेटिस्फाई हुई है, पूरा पूछ के सबको समझ के अपना एनरोल करो। मैं ये भी नहीं कहता कि हमसे मत पढ़ो, मतलब हमसे ही पढ़ो, ये भी नहीं कहता। मैं ये कहता हूं कि कहीं से भी आप सब्सक्राइब करके जरूर पढ़ो, क्योंकि यूट्यूब पर सिर्फ भटकते रह जाओ। कंटेंट है लेकिन बिखरा हुआ है, आप भटकते रह जाओगे। एक जगह रहकर पढ़िए, क्योंकि बहुत ही कम समय आपके पास है। क्लियर बात, ओके। अब देखो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको लाइक करना है, कमेंट करके बताना है क्या डाउट्स हैं और क्या आपको और चाहिए। क्लियर। नोटिफिकेशन की घंटी बजाओ, चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि टीम हमारा ये हमारी जो टीम है ना आपको जगाने का भी काम कर देगी। टंग टंग नोटिफिकेशन आएगा, आप पढ़ने बैठ जाओगे। इससे क्या बैकलॉग नहीं होगा क्लासेस का, एग्जाम टाइम भर नहीं जाएगा कि इतना पढ़ना है। नहीं, अच्छा कंटेंट है, एक टाइम से एक शेड्यूल बना के पढ़ाई करो। ये मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। मैराथन भागो धीरे धीरे धीरे। क्लियर है, ओके। ये सब तो हुई फालतू बातें। रिवीजन करना, जो पढ़ाया है उसको पढ़ना, नहीं तो सब बेकार, कोई सिलेक्शन नहीं दिला सकता। जो पढ़ाया है उसको फिर से पढ़ना, थोड़ा और सीपीएम पढ़ के आना नेक्स्ट सेशन में। क्लियर। दिस इज अभिषेक श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ विद दिस सेशन। टेक केयर, गुड बाय, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे।